Okay. Effect of temperature on the resistance of a conductor. This is our topic. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना किया करें। और आज भी एक दो लोगों ने की है तो वो बाहर हो गई। जो रिकॉर्डिंग में जो लेट होने में जो टाइम लग रहा था उसकी पीछे वजह ये थी कि वो बोल रहे थे कि यदि रिकॉर्ड किया तो ये लोग बाहर हो जाएंगे, तो दो तीन लोग बाहर हो गए। ऐसी कृपया हिम्मत ना करें, गलत तरीका है। अगली बार से ऐसा करोगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। यदि रिकॉर्डिंग में आप लोगों को क्या दिक्कत आती है भाई? कुछ बच्चे तो मुझे खुद बता रहे हैं कि वैसे आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, और कुछ बच्चे हैं कि वो उसको बंद कर देते हैं। गलत तरीका है भाई। ओके, सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम देखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो लिखिएगा इसमें थोड़ा सा, लेट अस कंसीडर R naught and R naught and R are the resistance of the conductor, are the resistance of the conductor at 0 degrees Celsius and theta degrees Celsius respectively. Then increase in resistance R minus R naught. Increase in resistance R minus R naught is directly proportional to the number 1, resistance at 0 degrees Celsius, resistance at 0 degrees Celsius, that is R naught, and number 2 देखिए, number 2, increase in its temperature delta theta, increase in टेम्परेचर डेल्टा थीटा। यानी कि ये जो चेंज हुआ है रेजिस्टेंस में, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक उसके इनिशियल टेम्परेचर पर जो कि R नॉट है, और दूसरा उसमें कितना आपने बढ़ा दिया। तो दैट इज R माइनस R नॉट प्रोपोर्शनल टू R नॉट, एंड सेकेंड R माइनस R नॉट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। ये चेंज को बता रहा है। कंबाइनिंग बोथ, सो वी हैव R minus R naught proportional to R delta theta, and finally R minus R naught is equal to alpha R naught delta theta. R minus R naught is equal to alpha R naught delta theta.
where alpha is the temperature coefficient of resistance, where alpha is the temperature coefficient of resistance. हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। दिस, अब देखो दिस equation shows that resistance of the conductor varies linearly with increase in temperature of the conductor. टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आप देख सकते हो बेटा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब आर जो है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। फिर अलग से लिखना, नीचे लिखना अलग से, फ्रॉम अबव इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा थीटा। ये लिख सकते हैं इनसे। क्या आप इस फार्मूले को देख करके कोई भी मुझे ये इसकी डेफिनेशन बता सकता है अल्फा की? अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एनीवन कैन एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस on the behalf of this formula? Change in resistance per unit temperature. Change in resistance per unit temperature. और कोई? Anyone? आयुष? Yes, sir. Sir, change in temperature upon increase upon नहीं आएगा बेटा। थोड़ी सी चीज मिस कर रहे हो। फंडिंग में मैंने जो बोला है उसी को ठीक कर दो थोड़ा सा। यस मंजूर, कुछ कहना चाहते हो? Increase in resistance per unit increase with temperature. चलिए कोई बात नहीं, माइक बंद कर लो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चेंज इन टेम्परेचर। ये लिखा हुआ है टेम्परेचर, आई एम सॉरी, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये चेंज इन टेम्परेचर। ये भूल गया था फ्रेंड्स, ये भी तो आएगा। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द defined as the change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature।
दोनों आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो उसको लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द change in temperature, sorry, change in resistance. It is defined as the change in resistance, change in resistance per unit original resistance, per unit original resistance per degree rise in temperature, per degree rise in temperature. And the SI unit of this is क्या होगी? The SI unit of this is per Kelvin. पर केल्विन। वेरी गुड। क्यों? ये रेसिस्टेंस है, इसकी ओम हो जाएगी, ये भी ओम है, कट जाएगा, तो देखो पर केल्विन, पर केल्विन ऐसे, और K-1। ठीक। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे हम लोग अभी इसी की। अल्फा, ये एक वैल्यू आएगी, इस वैल्यू की 3 पॉसिबिलिटी हैं। There is 3 possibilities. First, the value of alpha is positive or negative or 0. इसकी ये 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। यदि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि when you heated the conductor, resistance of the conductor will be increases. यदि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? तो उस वक्त ये ध्यान रखना बेटा कि गर्म करने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, सेकेंड इंटरेस्टिंग, कि यदि अल्फा की वैल्यू निगेटिव है किसी मटेरियल के लिए, तो उसे गर्म करोगे तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है। सेकेंड थिंग, यदि अल्फा की वैल्यू किसी मटेरियल के लिए पॉजिटिव है तो गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नेगेटिव है तो घटेगा। और यदि जीरो है, यदि जीरो है तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। दैट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बट वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मटेरियल्स व्हिच हैविंग value of alpha is 0. It is either positive or negative. Remember always, all the conductors, all the metallic conductors having positive value. That means if you give the temperature of any metals or metallic conductors, so definitely the resistance of the material will be increases. सेमी कंडक्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बताऊंगा आपको मैं। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि सेमी कंडक्टर को आप गर्म करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जीरो कोई नहीं है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी वैल्यू 0 होती हो। तो थोड़ा लिख लीजिए, इसके बारे में काम आएगा आपको। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज positive for metallic conductors, for metallic conductors, that is their resistance increases with the rise of temperature, with the rise of temperature.
Second, alpha is negative. Alpha is negative for semiconductors. Alpha is negative for semiconductors. That is, their resistance decreases with the rise of temperature. तीसरा और देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होती, मगर ये 0 के काफी नजदीक होती है। 0 के अब काफी नजदीक है। अब 0 से काफी नजदीक का मतलब मालूम क्या होता है? जैसे कि ये 0 है तो -0.2 और यहाँ पर +0.2, ये दोनों पास में है कि नहीं है? They are both are close to 0. Yes or no? Yes sir. Yes. Okay. अब आप ये नहीं कह सकते सर कि ये ज्यादा पास में है। नो, दोनों पास में है। तो मैंने कहा कि इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो कैसा स्मॉल? तो इसका आंसर है हल्का सा पॉजिटिव। मतलब ये नहीं, ये वाला। तो जितने भी एलॉय होते हैं, ध्यान रखना बेटा, उनकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर होती है, लेकिन 0 नहीं होती है, और फाइनली वो पॉजिटिव होती है। तो जब मैं ये कहता हूं, इसका ध्यान से इसका आंसर सुन देना बेटा, कि अल्फा की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल इज अलॉय। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैंने बोल दिया। इसका मीनिंग क्या है? इसका रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? चेंज नहीं होगा सर, बढ़ेगा। सर स्मॉल चेंज होगा। इंक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर। यहाँ पर बेटा ये है कि एलॉय गर्म करने पर उनका रेसिस्टेंस नहीं बढ़ता, क्योंकि ये लगभग, लेकिन फिर भी फाइनल क्या हुआ कि यह सब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है। हाँ, यदि नेगेटिव होता तो थोड़ा सा घट जाता। सो ध्यान रखना बेटा। अब आपके पास 3 चीजें हो गई। कंडक्टर को गर्म करोगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर को गर्म करोगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और एलॉय को गर्म करोगे तो रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। फिर भी कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ हुआ क्या, तो बोलते हैं कि सर हल्का सा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए थर्ड पॉइंट, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर एलॉयज। Alpha is very very small for alloys. That is, their resistance does not change appreciably with change in temperature. Appreciably with change in temperature. That is why all the standard resistors, made by alloy, like Magnin, Nichrome, Constantan, etc. etc. बच्चों, जो हमारे स्टैंडर्ड जो रेसिस्टेंस होते हैं वो हमेशा एलॉय से बनाए जाते हैं बच्चों।
वो किससे बनते हैं बेटा? एलॉय से बनाए जाते हैं। क्यों? वो इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि उनका टेम्परेचर बढ़ने पर उनका रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मान लो आपने जो है एक 20 ओम का रेजिस्टेंस के लगा रखा है और गर्म हो गया, तो या तो वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो आपका जो सर्किट है वो टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये बताइए भाई कि जो एलॉय जो एक्सटर्नल जो होते हैं रेसिस्टर्स किसके बने होते हैं, तो इसका आंसर है ये एलॉय के बनते हैं। क्यों बनते हैं एलॉय के? तो उसका आंसर ये है कि अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है, जिसकी वजह से वो इस पर इफेक्ट नहीं डाल पाते। ओके, तो अब आज का जो नया टॉपिक है वो लिखिए आप लोग, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन और ड्रॉबैक में अंतर होता है। बहुत से बच्चे को देते हैं ड्रॉबैक, इट्स नॉट अ ड्रॉबैक, ये आर लिमिटेशन, है ना। तो आदमी की जो लिमिटेशन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लिमिटेशन ये कहती है हाँ जी, लिमिटेशन का बड़ा मतलब ये होता है कि ठीक है वो है लेकिन कुछ कमियां हैं। ओके, एक एक करके मैं इसके पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ इसके पॉइंट लिखना, बाकी तो मैं वैसे बता दूंगा आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। चेंज इन द नेचर ऑफ मटेरियल, change in the nature of material occurs with passage of current, with passage of current। अब मुझे पूरा यकीन है कि समझ में नहीं आई होगी आपको इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग यह है बच्चों की जब हम लगातार किसी भी मटेरियल में से करंट पास करते हैं तो उसका नेचर बदल जाता है। और रूल ये कहता है बच्चों कि ये मान लो V है और ये I है, तो ग्राफ ये आना चाहिए था ये, लेकिन क्या होता है ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये गया और ये ऐसा हो जाता है। इट्स नॉट लीनियर। मालूम क्यों ऐसा क्यों होता है पता है आपको? कि जब आप वोल्टेज देंगे तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज देंगे करंट बढ़ता है, और जब करंट बढ़ता है तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आपस में कॉलिजन होगा, और जब कॉलिजन होगा तो क्या हो जाएगा, वो टक्कर होगी, उससे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस से क्या होता है कि वो गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्म हुआ तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि करंट कम जाएगा, कम पास होगा। तो ये जो स्थितियां, सॉरी मैं गलत बना गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको ये नीचे जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज तो बढ़ेगा लेकिन करंट नहीं बढ़ता है। सो दिस इज द रीजन। क्या समझ में आया बेटा आपको कि V है I है, तो गर्म होने पर उसका उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है। इस ग्राफ को बना दीजिए, काम आएगा। ठीक, नंबर 2, नंबर 2 लिखिए, मेजरेबल करंट
measurable current starts flowing only at a particular potential difference. हमें ये लगता है कि हमने जैसे ही वोल्टेज दिया और करंट शुरू हो जाएगा। देखिए हमने मान लो 0.001 वोल्ट दिया तो करंट पास हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। शुरुआत में जब आप कुछ वोल्टेज देते हो तो करंट फ्लो होते ही नहीं है, एक खास वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज के बाद शुरू होता है। इस खास वोल्टेज को हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। ये प्रैक्टिकली दी गई प्रॉब्लम्स हैं कि ऐसा नहीं होता कि इससे तो जी लग रहा है बेटा कि 0 से जैसे ही बढ़ाओगे आप, 0 से बढ़ेगा भी आई बढ़ेगा। तो वास्तव में क्या होता है कि कुछ वोल्टेज होने के बाद फिर करंट बढ़ता है। ये भी इसकी कमी थी, ओम्स लॉ यहाँ फेल हो गया था कि ये सही नहीं था। ठीक, थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड पॉइंट। current voltage relationship varies with change of polarity, of applied potential difference. Current voltage relationship varies with change of polarity of applied potential difference. समझिए इस बात को। मान लो बेटा ये एक सिंपल सा वायर है, कॉपर वायर है, तो आपने जोड़ दिया इसको बैटरी से ऐसे, तो करंट इसमें ऐसे पास होगा A to B। मान लो करंट, ये बैटरी 10 वोल्ट की है और इसमें से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। अब आपने क्या किया, पोलैरिटी बदल दी, तो इसमें से करंट की दिशा ऐसी हो जाएगी। और ध्यान रखना करंट भी 2 एम्पियर ही आएगा। इट इज ट्रू ओनली फॉर सेमीकंडक्टर्स, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एक तरफ से जब हम बैटरी लगाते हैं तो करंट पास होता है, एक से नहीं होता है। उसको हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज बोलते, आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन वहां आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि आपने अभी यदि मान लो ऐसे पहले बैटरी लगी थी तो कुछ करंट था और सेकंड में करंट गायब हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये भी इसमें होता है, यानी कि ये लॉ जो है वो कंडक्टर्स पे तो लागू होता है लेकिन सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता। ये भी इसमें एक कमी थी। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने सर बैटरी भी तो सर चेंज कर दी पहले। सेम बैटरी बेटा, सेम बैटरी है, बस बैटरी की मैंने साइन बदल दी है केवल। तो यदि वो कंडक्टर है तो 2 एम्पीयर करंट पास होगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। लेकिन यदि मान लो ये सेमीकंडक्टर होता, ये भी मान लो ये सेमीकंडक्टर होता तो फिर वहां पर सब कुछ गड़बड़ हो जाती। तब ये जरूरी नहीं था कि यदि ऐसे में 2 एम्पीयर करंट पास हो रहा है तो लौटते में भी 2 एम्पीयर आएगा, वो उससे कम हो सकता था, वो उससे ज्यादा भी हो जाता। यानी कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि पोलैरिटी बदलने पर करंट की वैल्यू बदल जाती है। ठीक, नेक्स्ट। सर कंडक्टर में पोलैरिटी नहीं बदलती। हाँ, कंडक्टर में जो होता है, कंडक्टर नॉट डिपेंड ऑन द पोलैरिटी। उसमें तो दोनों तरफ से, जैसे कि मान लो कि आपका पंखा है, फैन है बेटा,
ध्यान देना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका जो फैन है उस फैन को आप तार से चाहे उसको लेफ्ट से राइट लगा दो, तो राइट से लेफ्ट लगा दो, फैन जो है सेम स्पीड से घूमने वाला है। यदि आप उसके प्लग को चेंज करके लगा दो, मान लो ये बेटा ये प्लग है, इसको आप ऐसे लगा दो, आप ऐसे उल्टा लगा दो, तो क्या कोई अंतर आएगा फैन की स्पीड में? नहीं आएगा, क्योंकि वो कंडक्टर है। लेकिन यदि आपने किसी हाँ बोलो, पहले पूरी बात कर लूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपने ऐसा कर दिया तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं दे आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ आप पूछो सर। वो पंखे का अपन वो बदल देते हैं तो स्पीड तो चेंज नहीं होती, पर पंखे का जो वो रहता है डायरेक्शन वो तो उल्टी हो जाती है ना शायद। ना, एसी में नहीं होती बेटा, एसी में नहीं होती, एसी में नहीं होती। मान लो कि आपने कोई एक डायरेक्ट पंखा लगा रखा हुआ है विदाउट उसके दो ऐसे प्लग लगा रखे हैं, उनको ऐसे लगा देना, ऐसे लगा देना, कोई अंतर नहीं आएगा। एसी में, डीसी में आ जाएगा अंतर बेटा, डीसी में अंतर आता है ना। यस सर। हाँ वहाँ अंतर नहीं आएगा। ओके चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4 है, सिंपल है वो तो। इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल, इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल with decrease in voltage and decrease of current is possible with increase in voltage. Decrease of current is possible with increase in voltage. रूल ये है कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ता है, लेकिन ये भी देखा गया है, अभी आप सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे बेटा, कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, वो करंट कम हो जाएगा, या वोल्टेज कम होने पर करंट बढ़ जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी भी होती हैं। इसलिए ये जो ओम्स लॉ था ये केवल कंडक्टर तक ही सीमित रह गया, और कंडक्टर में भी एक लिमिट तक, यहाँ तक। जैसे वो गर्म हुआ तो फिर चेंज हो गया। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ओम्स लॉ एक तरह से फेल्यूर लॉ है, वो ज्यादा अच्छे ढंग से पास नहीं हो पाया। तो अभी कुछ एक दो दिन के बाद आपको एक नया वो मिलेगा लॉ, उसे हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। वो है मेन लॉ, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी मैं आज चाह रहा हूँ ले लूं, ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। नाम से लग रहा है कि ओमिक मतलब ओम्स लॉ। जो सर्किट, ध्यान रहे बेटा, जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम ओमिक सर्किट कह देंगे, और जो नहीं करते हैं उन्हें हम कह देंगे कि ये वो सर्किट या वो जो एलिमेंट है दे आर नॉन ओमिक elements or circuit. That means the materials or circuit elements which strictly obey the Ohm's law are known as ohmic materials or ohmic circuit, or not, so it is called non ohmic circuit. मुझे लगता नहीं इसको लिखवाने की जरूरत पड़ेगी मुझे, आप क्या लिख दोगे? बड़ा ध्यान रखना कि सिंपल सी बात यह है, मटेरियल्स या सर्किट जो भी दिया हुआ है, if it is strictly obey the Ohm's law, it is strictly obey the Ohm's law is called ohmic circuit, or not, so it is called non ohmic circuit. So this is from my side for today. If you have any doubt or any question, so you can ask me.